हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग जो प्रैक्टिस पेपर 2 कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का, उसमें हम 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो का पार्ट 3 में लॉन्च कर रही हूँ, जिसमें हम जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली बच्चा हमारे पास यहाँ पर 6 क्वेश्चंस हैं। हम इनको 1 बाय 1 लेकर चलते हैं और यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन है वो हमारे पास कैसे हैं, चॉइस बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास क्वेश्चन है, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर सर्कल का एक रेडियस का एक वृत्त बनाना है, यानी कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको वृत्त बनाना है। फिर उसके बाद विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और इस वृत्त पर आपको क्या करनी है, 2 स्पर्श रेखाएं बनानी है किसी एक ही बिंदु से जो बाहर स्थित है, और ये जो है 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड होनी चाहिए, यानी कि 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई होनी चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए मैंने स्टेप्स भी लिख दिए यहाँ पे इंग्लिश में, और हिंदी में मैं आपको बताते हुए जाऊंगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सर्कल जो है वो बनाना है, 5 सेंटीमीटर की रेडियस लेके आपको सर्कल बनाना है। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ साथ बनाइए, जैसे मैं बनाती जा रही हूँ वैसे आप भी बनाते जाइएगा। कोई दिक्कत हो तो फिर अच्छे से देख लीजिए। तो जब हम यहाँ पर ये सर्कल बनाते हैं, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर रेडियस का होना चाहिए। इस पे हमें मार्किंग करनी है कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेंटर है। ठीक है, इसका ये एक सेंटर है O पॉइंट पर। नाउ अब हमें क्या करना है, स्टेप 2 देखिए, टेक ए पॉइंट A ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड जॉइन OA। आपको ना सर्कमफ्रेंस पर, यानी कि इस पर हमने एक पॉइंट ये ले लिया A। ठीक है, और नेक्स्ट अब हमने क्या किया, O को A से ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, जब आप O को A से यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो आपको इस सर्कल की क्या मिल जाती है, रेडियस मिल जाती है। ओके बच्चा, अब रेडियस के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है A पॉइंट पर। ठीक है, सो जैसे कॉन्सेप्ट है ना, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू OA एट पॉइंट A, यानी कि परपेंडिकुलर आपको बनाना है। तो परपेंडिकुलर तो आप जानते ही हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने कंपास के पॉइंटर को A पर रखेंगे और ऐसे एक आर्क स्क्राइब करेंगे। ठीक है, फिर ये वाला आपके पास होगा 60 डिग्री का और ये वाला आपके पास होगा 120 डिग्री का। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आप ले लेंगे। ठीक है, और ये जो है आपको यहाँ पे इस तरीके से एक मिल जाता है। ये जो भी आपके पास यहाँ पे लाइन होगी आप इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को ये जहाँ तक भी जाता है हम इसको यहाँ पर कोई नेम दे देते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास क्या है, P है। कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से है ये। ठीक है बच्चा, A से लेकर P तक, यानी कि ये 90 डिग्री का आपने एंगल यहाँ पे बना लिया है। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें जो टेंजेंट चाहिए, यानी कि अगर हम ऐसे देखें कि ये सर्कल है और ये टेंजेंट लाइन हमारे पास है, तो ये हमें यहाँ पर कितने डिग्री के एंगल पर चाहिए, 60 डिग्री के एंगल पर चाहिए। तो बच्चों हम जानते हैं कि जब भी टेंजेंट बनती है तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो बेटा ये वाला जो एंगल है ये कितना होना चाहिए हमारे पास, फिर 120 डिग्री होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, सेंटर O पर 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इसके लिए सेंटर O पर हमने ऐसे आर्क स्क्राइब किया, ये हमारे पास 60 डिग्री का होगा, ये हमारे पास होगा 120 डिग्री का। ठीक है, और अब हमने क्या किया, इसको मीट करा दिया इससे, O से। तो जब हमने O से मीट कराया तो ये हमारे पास B पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो देखिए स्टेप 3, ड्रॉ ए रेडियस OB। आपने OB रेडियस बना ली है, कैसे, मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद OA के साथ 120 डिग्री का कोण बनाकर। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, OB पर जैसे हमने A पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हमें बिल्कुल सेम टू सेम 90 डिग्री का जो एंगल है वो यहाँ पे बनाना है। ठीक है बच्चा, जब आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। ठीक है, यानी कि ये जो आपके पास 60 डिग्री और 120 डिग्री का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये आपके पास हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ये टेंजेंट लाइन मिल जाती है। ठीक है, और ये जो टेंजेंट लाइन है एक कौन सी है, यहाँ पर PA, और ये है यहाँ पे PB, और ये हमारे पास 60 डिग्री के एंगल पर क्या होती है, इंक्लाइंड होती है। तो ये आपके यहाँ पर स्टेप्स हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। हिंदी में मैं आपको भी बोल देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले चरण 1, एक वृत्त बनाना है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, मतलब O केंद्र लेकर एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। फिर उसके बाद स्टेप 2 यानी कि चरण नंबर 2, वृत्त की परिधि पर एक बिंदु A लेते हैं और फिर O को A से मिला देते हैं।
ओ को ए से मिलाने के बाद हम ए पर एक लंब खींचते हैं, ठीक है। स्टेप थर्ड, हम ओ बिंदु से 120 डिग्री का कोण बनाते हुए एक त्रिज्या ओ बी खींचते हैं। स्टेप फोर, बी बिंदु पर एक लंब खींचते हैं जो पहले वाले जो हमने स्पर्श रेखा खींची है उसे पी बिंदु पर काटता है। तब हमारे पास पी ए और पी बी जो है अभिष्ट स्पर्श रेखाएं प्राप्त होती हैं जो कि 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा यहाँ पर 21वां प्रश्न हो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। आपके पास बच्चा यहाँ पर ना 2 सर्कल्स हैं, ठीक है। एक तो है 5 सेंटीमीटर का, ये लीजिए, एक तो जैसे मान लीजिए ये आपका 5 सेंटीमीटर का वृत्त है, ठीक है। इस मतलब इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। और एक सर्कल और है आपके पास जो कि कितना है, 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है। 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, ये लीजिए, ये आपका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का यहाँ पे सर्कल है, यानी कि वृत्त है। अब ये है संकेंद्रीय वृत्त है तो इनका केंद्र एक ही होगा। हमने इस पॉइंट को यहाँ पर नेम ले लिया है ओ पॉइंट। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बड़े वृत्त के लिए ना एक जीवा जो है वो खींच लेते हैं। ये लीजिए, ये हमारे पास इस बड़े वृत्त की जीवा है, हम इसको नेम दे देते हैं यहाँ पर ए बी, ठीक है बेटा। अगर हम ओ से इस बिंदु को मिलाते हैं तो ये हमारे पास ओ ए मिल जाती है, यानी कि बड़े वृत्त की त्रिज्या मिल गई है, कितनी आई है, 5 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात है। अगर हम ऐसे ही ओ को इस पॉइंट से मिलाएं जिस पॉइंट पर ये छोटे वृत्त को स्पर्श करता है, तो ये हमें छोटे वृत्त की त्रिज्या मिल जाती है, और ये कितनी मिलती है, 3। और हम ये जानते हैं कि ये जो हमारे पास ए बी है, देखो पहले मैं लिख देती हूँ, ओ ए तो मेरे पास है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ओ पी मेरे पास है यहाँ पर कितना, 3 सेंटीमीटर। ये तो कॉन्सेप्ट है ही। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ओ पी जो है वो इस पर ए बी पर लंब है। अब ये ओ पी इस ए बी पर लंब क्यों है ये भी देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो ए बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बड़े वृत्त के लिए तो क्या है, कोड है, ठीक है, कोड ऑफ लार्जर सर्कल, कोड ऑफ लार्जर सर्कल, यानी कि बड़े वृत्त की जीवा है। लेकिन बच्चा ये बड़े वृत्त की तो जीवा है, लेकिन ये छोटे वृत्त को यानी कि स्मॉलर सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। और अगर स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है तो इसका मतलब ये इसकी यहाँ पर क्या है, टेंजेंट है। तो हम इसको ये कहेंगे कि ये स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट है। और ये बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब भी हम किसी सर्कल पर, ठीक है, किसी भी वृत्त पर हम क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो वो हमारी जीवा पर क्या होती है, जो भी हमारी त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा उस पर क्या होती है, लंबवत होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर लंब है। अब बच्चों अगर ये यहाँ पर लंब है तो ये जो कोण P है यहाँ पर कितने डिग्री का बन जाता है, 90 डिग्री का बन जाता है। इसका मतलब कोण P आपका 90 डिग्री का हो गया, ओके। और अगर कोण P आपका 90 डिग्री का है तो ये जो त्रिभुज है आपके पास यहाँ पर OAP, ये कैसा त्रिभुज है हमारे पास, यहाँ पे समकोण त्रिभुज है ना। ये वाला जो हमारे पास ट्रायंगल है इसको हम यहाँ पे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ये बन जाता है तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं ना। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो उससे आप क्या कहेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है यानी कि कर्ण का स्क्वायर, वो आपके बेस स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। बेस स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर और लंब यानी कि हमारा परपेंडिकुलर, तो ये इसके इक्वल होता है। आप इसमें वैल्यूज रख दीजिए। कर्ण हमारे पास कितना है, OA, तो OA का स्क्वायर, ठीक है बच्चा, किसके बराबर है, आधार है हमारे पास AP, तो AP के स्क्वायर के प्लस लंब है हमारे पास OP और इसका स्क्वायर के। अब अगर हम यहाँ पर डायग्राम में देखें तो हमारे पास OA की वैल्यू कितनी है, 5 है, और OP की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे 3 है। तो हम इन दोनों की वैल्यूज रख देते हैं और AP को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट जब हम इसको करते हैं तो देखिए वैल्यूज रख देते हैं। सबसे पहले तो OA ये हमारे पास कितना आया, 5 स्क्वायर। AP हमारे पास है नहीं तो हमें ये कैलकुलेट करना है। OP हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाता है। तो बच्चे यहाँ से आपके पास AP स्क्वायर की क्या वैल्यू आती है, 5 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा।
यानी कि 25 माइनस 9, और 25 माइनस 9 हमारे पास क्या होता है 16। तो हम यहाँ पर AP कैलकुलेट करेंगे 16 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल लेकर। तो हमारे पास बच्चों AP की वैल्यू कितनी आ जाती है 4 सेंटीमीटर आ जाती है। ठीक है, देखो बेटा ये आपके पास साइड कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। अब जैसे ही आपने ये इस तरफ यहाँ पर बनाया है, अगर आप चाहें तो ऐसे ही O को B से भी मिला सकते हैं। अगर अब हम यहाँ पर O को B से मिला देते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पर त्रिभुज OAP है, सेम बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास त्रिभुज कौन सा हो जाता है OBP हो जाता है। और यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का ही एंगल होता है, और OB हमारे पास ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है दोनों के लिए, क्योंकि ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है ना। दीज आर द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। और कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो OP हमारे पास क्या है, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं लास्ट में यहाँ पे आके कि सिमिलरली, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हेयर फ्रॉम द फिगर, कि अगर हम यहाँ पे डायग्राम को देखते हैं फ्रॉम फिगर यानी कि चित्र अनुसार, ठीक है बच्चों, चित्र अनुसार हमारे पास यहाँ पर दो त्रिभुज है ना, दो ट्रायंगल है, एक तो OAP और दूसरा कौन सा है OBP। ये कैसे है, सर्वांग सम है ना, कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट अगर है, क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि एक तो हमने बोला कि OP की वैल्यू OP के इक्वल है, ठीक है, वो तो कॉमन साइड है। और जैसे हमारे पास OA है, ऐसे ही हमारे पास वहां पे क्या है OB है। और एक था एंगल P, एंगल P हमारा दोनों तरफ है, दोनों तरफ क्या है 90 डिग्री का है। तो वो आपका एंगल OPA इक्वल है किसके, एंगल OPB के। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए यहाँ से भी OPA आपका OPA ये वाला एंगल है, OPB ये वाला एंगल है, ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट के बेस पर हमारे पास ये जो दोनों ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, अगर यानी कि सर्वांग सम हो जाते हैं, तो इनकी सारी साइड सारे एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि AP की भी वैल्यू किसके इक्वल होगी, BP के भी इक्वल होगी। तो आप यहाँ से AB कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, AP प्लस BP दोनों को ऐड करके। और AP की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर आई है, तो ये हमारे पास 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ sec A, यानी कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे पास, कितने होते हैं बेसिकली बेटा, याद हो तो आप बताएंगे जरा मुझे। देखो हमारे पास 6 होते हैं। एक तो होता है हमारे पास साइन का, फिर होता है कॉस, एक होता है tan, एक होता है फिर sec, नेक्स्ट होता है हमारे पास cosec, और उसके बाद एक और होता है हमारे पास लास्ट cot। तो ये हमारे पास 6 होते हैं। हमें इन सारों की को क्या करना है, यहाँ पे जितने भी ये हैं इन सबको हमें sec A के टर्म्स में लिखना है, ठीक है, sec A के टर्म्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि sec A तो खुद ही है ना। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि sec A, फर्स्ट तो आपका sec A ही हो जाता है। सेकंड जो sec A के ज़्यादा पास होता है, यानी कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप देखते हो कि जो cos होता है हमारे पास, वो sec A का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा होता है। तो आपके पास cos A की वैल्यू क्या हो जाती है 1/sec A, ठीक है, ये आपको मिल गया। फिर आप लीजिए थर्ड, आपका sec हो गया, cosec हो गया। इसके बाद हम एक काम करते हैं, tan की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो हम जानते हैं क्या कि हमारे पास 1 + tan² A किसके इक्वल होता है बेटा, 1 + tan² A इक्वल होता है sec² A के। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, तो हम इसका यूज़ करके यहाँ पर tan² A कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि -1 हो जाएगा। तो जब आप tan A लोगे तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, यानी कि sec² A - 1। तो ये हमारे पास tan A की वैल्यू हो गई है, ठीक है, tan A की वैल्यू हो गई है। तो फोर्थ में आपके पास कौन इजीली निकल आएगा, cot A निकल आएगा। क्यों, cot A क्या होता है, वो tan का रेसिप्रोकल यानी कि tan का उल्टा होता है। तो जो भी हमारे पास tan की वैल्यू आई है ना, उसका रेसिप्रोकल ले लो, दैट मीन्स 1/√sec² A - 1। तो ये हमारे पास यहाँ पर किसकी वैल्यू हो जाती है, cot A की, दैट इज 1/√sec² A - 1। तो cot A हो गया, 4 वैल्यूज हमारे पास हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास बचती है कौन कौन सी वैल्यू, साइन और cosec।
तो हम ना यहाँ पर साइन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। साइन ए, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ना हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप याद करते हैं क्या, कि 1 प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो आप यहाँ से साइन ए कैसे करोगे, 1 को यहाँ शिफ्ट कर दोगे, नेगेटिव हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर ए माइनस 1, और फिर उसका आप स्क्वायर रूट ले लोगे। ठीक है, कोस की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, देखो अभी हमने कैलकुलेट की थी कोस की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 1 सेक ए। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोस ए की जो वैल्यू है ना वो रख देते हैं। ठीक है, कोस ए यानी कि 1 सेक ए, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, -1। एलसीएम लेकर आप इसे सॉल्व कीजिए, तो ये आपको एलसीएम यहाँ पर आएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। इसका मीनिंग ये हुआ कि रूट में तो आपके पास क्या रहा, 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, और अपॉन में आपके पास क्या आ चुका है, सेक ए। तो बच्चा ये आपके पास साइन ए की वैल्यू आ जाती है सेक ए की टर्म्स में। और अब आपके पास लास्ट बचा है क्या, कोसेक ए। तो जब हम कोसेक ए को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास साइन ए का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, और साइन ए का रेसिप्रोकल यानी कि जो भी साइन की वैल्यूज आई है ना उसका उल्टा कर दीजिए, तो सेक ए आपका ऊपर आ जाएगा और आपको यहाँ पर मिलेगा √1 माइनस सेक स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट्स आपका ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास चॉइस बेस्ड है, यानी कि हमारे पास अथवा में भी एक प्रश्न है। तो चलिए अब हम इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, जिसमें हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट है एवल्यूट साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री एंड कॉट 45 डिग्री। हमें ना इन सब की क्या करनी है, मान ज्ञात करना है, मतलब कैलकुलेशन हमें यहाँ पे सॉल्व करनी है। तो जो भी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे पता है ना हम उन सबको लिखते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है बेटा, चलिए पहले तो हम यही लिख लेते हैं सारी वैल्यूज़ एक साथ, 1/2, वेरी गुड। टेन 45 डिग्री ये हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। ओके, कोसेक 60 डिग्री, ठीक है, कोसेक 60 डिग्री ये हमारे पास बच्चा साइन 60 डिग्री का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि आपके पास 2/√3 हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास है सेक 30 डिग्री, ये आपके कॉस 30 डिग्री का रेसिप्रोकल होता है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, 2/√3 होगा। ओके, एंड नेक्स्ट है आपके पास कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आपके पास 1/2 होती है। और उसके बाद लास्ट क्या है आपके पास, कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री टेन 45 डिग्री का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि इसकी वैल्यू 1 होती है। हमने ये सारी वैल्यूज़ एक साथ लिख लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर रखते हैं सारी वैल्यूज़ को, साइन 30 डिग्री यानी कि 1/2, फिर प्लस टेन 45 1 है हमारे पास, माइनस कोसेक 60 डिग्री यानी कि 2/√3। ठीक है, और इसके अपॉन में हमारे पास क्या है, सेक 30 डिग्री यानी कि 2/√3, फिर कॉस 60 डिग्री दैट मीन्स 1/2 प्लस कॉट 45 यानी कि 1। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना तो 1/2 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास, 3/2 हो जाता है। ठीक है, माइनस ये कितना मिला, 2/√3। अब सिमिलरली यहाँ पर जब आप देखोगे 2/√3 जो है ये तो प्लस का है, इसको तो एज इट इज़ लिख देते हैं, और 1/2 प्लस 1 ये कितना है हमारे पास, प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि दोनों टाइम में मतलब जो डिनोमिनेटर है और जो न्यूमरेटर है दोनों में ही आपके पास क्या आ रहे हैं, 2 और √3 है ना। तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम तो मिला 2√3, ऊपर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 जो है वो √3 से मल्टीप्लाई होगा, -2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आप लेंगे तो 2/√3 है ये। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास हो जाएगा 3√3 प्लस में क्या, 2 × 2। बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में, इसको अच्छे से समझ लेना। तो अब आप देख रहे हो 2√3 जो है वो दोनों बार है ना, मतलब ऊपर भी और नीचे भी है, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास ये वैल्यू क्या बची, 3√3 माइनस 2 × 2 यानी कि 4 अपॉन 3√3 प्लस 2 × 2 यानी कि 4। तो बच्चे जब हमारे पास इस तरह की वैल्यू आती है ना तो हम उसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, यानी कि उसका परिमेयकरण करते हैं। तो जब आप इसका परिमेयकरण करेंगे तो जो भी आपके पास हर वाली राशि होती है ना, डिनोमिनेटर, उसमें हम साइन चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ प्लस है तो हमने माइनस कर दिया, फिर हम क्या करते हैं, उससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और उससे डिवाइड भी कर देते हैं।
ठीक है। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हम अंश और हर यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो जब हम इसको इतना मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ऊपर जो है यानी कि अंश में 3√3 - 4 जो है ये 2 बार है, यानी कि इसका स्क्वायर हो गया अपॉन, अब यहाँ एक बार तो प्लस में है और एक बार क्या है माइनस में है, यानी कि ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन गया। तो 3√3 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। अब आपके पास जो ऊपर वाली टर्म है उसे तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर करके खोल दीजिए, यानी कि 3√3 का स्क्वायर, पहले तो a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह आपने लिया 3√3, फिर उसके बाद इंटू b की जगह आपने लिया 4 अपॉन 3√3 का स्क्वायर। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब आप इसे सॉल्व करो तो सेम यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस, जो भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना इजीली उनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 को 3 से किया, 2 3 जा 6, 6 को 4 से किया 24 और √3 आपने लिख दिया। नेक्स्ट टाइम 9 3 जा 27 माइनस 16। अब बच्चा 9 3 जा तो 27 होता है, ठीक है, तो 27 प्लस 16 कर देंगे, माइनस क्या है यहाँ पे 24 इंटू √3 और अपॉन में 27 में से 16 गया तो क्या बचा 11। 27 और 16 को प्लस किया तो हमारे पास आया 43, ठीक है, ये लीजिए ये हमारे पास आया 43 माइनस 24√3 अपॉन में क्या आया 11। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 23। हमने इसके दोनों पार्ट्स जो है वो यहाँ पे कर लिए हैं। नेक्स्ट अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में हमें प्रूव करना है कि 5 - 3 अपॉन 7√3 जो है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। इर्रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, तो हम इसको अपरिमेय संख्या, तो हम इसको अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हम उल्टा लेकर चलते हैं। यानी कि हमने मान लिया कि लेट 5 - 3 अपॉन 7√3 बी ए रेशनल नंबर। हमने क्या किया है, उल्टा मान लिया है। उल्टा कैसे लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि माना 5 - 3/7√3 एक परिमेय संख्या है। अब बच्चा ये अगर आपके पास परिमेय संख्या है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, अंश बटा हर यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, उसमें इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जब हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं तो हमने 5 - 3 अपॉन 7√3 इसको क्या कर लिया, यहाँ पर a बटा b मान लिया, ठीक है, जहाँ पर हम ये बता देते हैं कि b की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास परिमेय संख्या की कंडीशन होती है, रेशनल नंबर की कंडीशन होती है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो एक काम करते हैं 5 माइनस a अपॉन b को तो यहाँ ले आते हैं, ये माइनस का हो गया, और ये जो 3 अपॉन 7√3 है इसे दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये क्या हो गया प्लस का, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पर एलसीएम आ जाता है b, तो 5 इंटू बी हो गया हमारे पास माइनस में a इज इक्वल टू 3 अपॉन 7√3 ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो √3 से ये आपका √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास 5b माइनस a अपॉन में b किसके इक्वल आपको मिला, √3 अपॉन 7 की। तो 7 जो है आप इसको भी शिफ्ट कर दीजिए तो आपको बच्चा √3 की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, ये 7 यहाँ पर राइट हैंड साइड में कहाँ है, डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे है, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे होगा, 5b माइनस a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अपॉन में हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर b। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास √3 की वैल्यू आ जाती है क्या, 7 इंटू 5 यानी कि 35b माइनस 7a अपॉन b। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास कैसी है, इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये हमारे पास p अपॉन q के फॉर्म में है, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटा हर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसको देखें तो हमें ये यहाँ पर रिजल्ट मिलता है क्या, कि अतः √3 हमारे पास कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। भाई जो भी हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिया उसके बेस पे यहाँ पे हमारे पास ये डिसीजन हमें मिला, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हैंस √3 इज ए
रेशनल नंबर। क्या ये सच में सही है? क्या √3 सच में रेशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि √3 एक हमारे पास परिमेय संख्या आई है। कैसे आई है? हमारे अनुसार, मतलब जैसे हमने क्या कैलकुलेशन किया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट √3 इज ए, यहाँ पर लिखेंगे रेशनल नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन। जो भी हमने अपना हल किया है उसके अनुसार जो हमारे पास √3 है वो कैसी संख्या हमें मिली है? परिमेय संख्या मिली है। ठीक है, बट √3 जो होता है वो हमारे पास कैसा नंबर होता है? एन इरेशनल नंबर ये होता है, नंबर इन रियलिटी। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स। तो बच्चों देखो क्या कि हमने यहाँ पर एज्यूम किया था कि √3 जो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था वहाँ पर क्या हमने एज्यूम किया था कि जो भी हमारा नंबर है यहाँ पे जो भी हमें प्रूव करने को दिया हुआ है वो कैसा है? परिमेय संख्या है ना। यहाँ पर देखिए ये हमने कैसा एज्यूम किया है? यहाँ पर परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे अनुसार, हमारी एजम्पशन के अनुसार √3 भी क्या होनी चाहिए? परिमेय संख्या। लेकिन रियलिटी में तो √3 परिमेय संख्या होती नहीं है। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, यानी कि ये जो भी हमारा हमने सोचा है उसको क्या करती है? अपोज करती है। दोनों कथन एक दूसरे के उल्टे आते हैं। ठीक है, सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, जो भी हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, कि जो भी हमने यहाँ पे हमारी अजम्पशन ली है दैट इज रॉन्ग, और वो रॉन्ग है। तो इसका मतलब जो भी हमारे पास क्वेश्चन है हम उसको यहाँ पर लिखेंगे 5 - 3/7 √3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? यहाँ पे रिजल्ट हो जाता है। हम इसे हिंदी में यहाँ पर लिखेंगे कि √3 हमने यहाँ पे हमारे पास परिमेय संख्या आई है हल के अनुसार। ठीक है, तो हम लिखेंगे परंतु √3 वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह हमारी कल्पना या यह कल्पना का विरोधाभास है। और जब ये हमारी कल्पना का विरोधाभास है तो इसका मतलब क्या हुआ? अतः हमारी कल्पना गलत है। और जब हमारी कल्पना जो है वो गलत हो जाती है तो हम क्या कहेंगे लास्ट में? कि इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास संख्या है 5 - 3/7 √3 वो कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चा, वो कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास चॉइस बेस्ड जो क्वेश्चन है, चॉइस बेस्ड यानी कि अथवा वाला प्रश्न है। तो हम इसका दूसरा पार्ट भी देखते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या, ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together and their step measure 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। बच्चों 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, और सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं यानी कि सैर कर रहे हैं। तो आपने माना एक फर्स्ट, एक सेकंड और एक थर्ड। जो फर्स्ट वाला है उसका जो कदम है वो 40 सेंटीमीटर यानी कि 40 सेंटीमीटर का है। जो दूसरा है वो 42 सेंटीमीटर की कदम की लंबाई है उसकी, और तीसरे की जो है वो 45 सेंटीमीटर की लंबाई है। अब प्रत्येक को कम से कम कितनी दूरी तय करनी चाहिए? ओके, एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। तो यानी कि वो क्या कर सके? पूर्ण कदमों में समान दूरी तय कर सके। तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या बोला है? कम से कम दूरी आपसे पूछी गई है ना, कम से कम दूरी। आपको ध्यान होगा जो आपके पास प्रैक्टिस पेपर 1 था उसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया था, क्वेश्चन आया था जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई थी।
ठीक है। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जब बड़ी से बड़ी पूछी जाए यानी कि मैक्सिमम पूछा जाता है तो आप HCF निकालते हैं। तो सिमिलरली जब आपसे कम दूरी पूछी जाती है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर उल्टा करेंगे। उल्टा यानी कि अब आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे LCM, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। तो 40, 42 और 45 यानी कि देखो इसका मतलब ये हुआ कि देखो A चला, मान लो यहाँ से यहाँ तक चला तो 40 चल गया, ठीक है। अब B अगर चलेगा तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ये हो गया 42, और तीसरे ने चला तो ये थोड़ा और ज़्यादा हो गया 45। तो यानी कि ये कहा जा रहा है कि ये जो है कम से कम कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे कि इक्वल हो जाए, मतलब लास्ट में जहाँ पे भी ये पहुँचे तीनों क्या हो, एक साथ पहुँचे। तो इसके लिए हम LCM निकालते हैं। और बच्चों जब भी हम LCM करते हैं ना तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और एक साथ करते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन एक साथ यानी कि अभाज्य गुणनखंड एक साथ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे जो जा सकता है, जैसे 2 से गया, ठीक है, 2 से 20 बार, ये 21, यहाँ पे आया 45। फिर दोबारा 2 से जा सकता है 20 में, तो ये 10 हो गया, ये 21 हो गया, ये 45। फिर 2 से दोबारा दिया, 2 पंजे 10, ये 21 और ये 45। अब 2 से तो जाएगा नहीं तो हम दे देते हैं 3 से, ये 5, 3 7 21, ये 3 पंच, ये 45 हो गया, 15 दिया 45। फिर अब उसके बाद दोबारा 3 से जा सकता है क्योंकि 5 में जा रहा है, 3 5 15। अब 5 से जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ पे 7 बचा और एक ये 5, ठीक है बच्चों। और लास्ट में अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या बचता है, यहाँ पे 7 बचता है, तो अब हम 7 से देंगे, तो 1 1 1 यानी कि ये जो भी हमारे पास आया, क्या आया, हम इनको एक साथ लिख लेते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। सो LCM विल बी 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 2 से क्या, 2 2 जा 4, 4 को 2 से 4 2 जा 8, 8 को 3 से 8 3 जा 24, 24 को 3 से किया तो हमें कितना मिला, 72। अब हम 72 को 5 से करते हैं, ठीक है, तो 5 2 जा 10, कैरी 1 हो गई, 5 7 जा 35, 35 और 1 कितना हो गया, 360। और अब लास्ट बचा 360 और इसको हम करेंगे 7 से, तो 0 7 6 जा 42 यानी कि 4 कैरी हो गई, 7 3 जा 21, 21 और 4 कितना हो गया, 25। तो बच्चा 2520, ठीक है, मतलब इतनी जो डिस्टेंस है वो एक साथ करेंगे। अब चूंकि ये सेंटीमीटर में हमारे पास जो डिस्टेंस है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लोग हैं कम से कम 2520 सेंटीमीटर दूर चलेंगे तब जाकर, यानी कि जो भी जहाँ से ये चलना स्टार्ट कर रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक जब ये साथ साथ हो जाते हैं, तीनों जो है एक साथ हो जाते हैं यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास कितनी आ जाती है, 2520 आ जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 24 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कॉन्सेप्ट है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 145, यानी कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखो ध्यान देना बेटा, सबसे पहले पॉजिटिव, ये कैसे होने चाहिए, हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव होने चाहिए, पहला कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये क्या कॉन्सेप्ट है कि ये पूर्णांक है यानी कि इंटीजर है, ठीक है, पूर्णांक बोले तो इंटीजर। और दूसरी बात क्या है, कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव का मतलब यहाँ पर हम इसको लेते हैं क्रमागत, क्रमागत यानी कि लगातार, ठीक है बेटा, लगातार एक के बाद एक। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, कितने, ये 2 है। तो हमने यहाँ पर मान लिया फर्स्ट वाला, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर माना पहला धनात्मक पूर्णांक। क्या मानकर चलें, चलिए हमने x मान लिया, क्योंकि जब भी कुछ मानने की बात आती है हम सबसे पहले x मानते हैं, ठीक है, x हो गया। तो बेटा हमारे पास जो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या होगा, अब क्या बोला, लगातार एक के बाद एक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास जो हम मान लेते हैं कि दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक है वो क्या होगा, भाई आप क्या करोगे, एक के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, इसका मतलब ये हुआ एक जोड़ देंगे तो x + 1 हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, तो उसके अकॉर्डिंग पूर्णांकों के वर्गों का योग है ना, स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर। तो हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट लेते हैं, यानी कि प्रश्नानुसार। तो जो भी हमारे पास फर्स्ट इंटीजर है x, उसका स्क्वायर लिया, सेकेंड इंटीजर x + 1 का स्क्वायर लिया और इक्वल कर दिया आपने किसके, 145 के। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, x² + a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पर, तो यानी कि x² + 2x + 1, ये आपके पास इक्वल होगा किसके,
145 के। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपको ये मिल गया। जब हम इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 145 यहाँ आएगा, माइनस में हो जाएगा एंड इक्वल्स टू 0। आप इसको जब अगेन सॉल्व करते हैं देन आपको मिलता है 2x स्क्वायर प्लस 2x और 1 माइनस 145 कितना हो जाता है आपके पास 144 एंड दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, देन हमें यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 7 जा 14, तो यानी कि 7 और फिर 2 2 जा 4, तो 72 मिल जाता है इक्वल्स टू 0। तो आपके पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 इक्वल्स टू 0। अब हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे, तो 9 8 जा 72 होता है, 9 आप प्लस का ले लेंगे बिकॉज एक्स का जो साइन है वो क्या है, प्लस है, तो 9 हो गया प्लस का और माइनस का हो गया 8 एंड ये आपको इक्वेशन मिल जाती है। नेक्स्ट अब हम x कॉमन लेंगे, देन वी विल गेट x प्लस 9 माइनस 8 इज कॉमन, देन x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखते हैं कि दोनों टर्म्स में आपके पास x प्लस 9 जो है वो कॉमन है, सो हम x प्लस 9 को बाहर ले लेते हैं, दैट मीन्स कॉमन ले लेते हैं। सो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर टर्म्स मिलती है x माइनस 8 एंड दैट इज इक्वल टू 0। So if x plus 9 is equal to 0 then x is equal to minus 9। तो क्या बच्चा आपके पास x की वैल्यू माइनस 9 होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास जो पॉजिटिव इंटीजर है ये, है ना, धनात्मक पूर्णांक है, तो आप इसको लिए लिखेंगे यहाँ पर नॉट एक्सेप्टेबल। नॉट एक्सेप्टेबल इसका मतलब हो जाता है हिंदी में अग्राह्य, यानी कि हम इसके मान को ग्रहण नहीं कर सकते, हम ये वाला मान नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पर x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 8। तो बच्चों हमारे पास x इज इक्वल टू 8 आ जाता है और ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास होगा x दैट इज इक्वल टू 8 और जो दूसरा पूर्णांक है वो हमारे पास क्या होगा x प्लस 1, दैट मीन्स 8 प्लस 1 एंड दैट इज 9। तो ये हमारा यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा, आपका ये वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आप लीजिए क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें आपके पास कॉन्सेप्ट है शो दैट द पॉइंट्स ABCD फॉर्म ए पैरेललोग्राम, यानी कि आपके पास ABCD 4 बिंदु है और वो समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो समांतर चतुर्भुज हमारे पास इस प्रकार का होता है, यानी कि पैरेललोग्राम। हमने यहाँ पे पॉइंट्स ले लिए ABCD। इसमें हमारे पास अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। सो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जो AB साइड है दैट इज इक्वल टू CD एंड जो BC साइड है वो हमारे पास किसके इक्वल है, AD के। तो अगर ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो जाती है तो ये पैरेललोग्राम है। तो अब हम यहाँ पर इनके जो भी पॉइंट्स है क्वेश्चन में जो लिखे हुए हैं हम उनको नोट कर लेते हैं। A00, B30, C41 एंड D हमारे पास हो जाता है यहाँ पे 1 एंड 1। तो अब हम क्या करेंगे, मतलब ये जो भी कंडीशन है हमारे पास यहाँ पे जो हमें एक पैरेललोग्राम के रिक्वायरमेंट के लिए नेसेसरी है, मतलब जरूरी है ये समांतर चतुर्भुज होने के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन कंडीशंस को यहाँ पे फुलफिल करने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं AB की। ओके, AB दैट मीन्स B के कोऑर्डिनेट्स में से A के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दीजिए, तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर फिर 0 माइनस 0 का स्क्वायर। 3 माइनस 0 का स्क्वायर तो हमारे पास क्या हो जाता है, 3 स्क्वायर रहता है। ओके, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो गया, उसको हम लीव कर देते हैं। तो आपके पास √3 स्क्वायर दैट मीन्स आपके पास ये वैल्यू मिल जाती है किसके इक्वल, मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर रूट यानी कि 3। ओके, नेक्स्ट टाइम अब आप कैलकुलेट कर दीजिए CD। ओके, तो CD के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनको माइनस करते हैं। तो ये हमारे पास है 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3 का स्क्वायर कर लीजिए 9 आएगा और 1 माइनस 1 यानी कि 0, तो √9 प्लस 0 हमारे पास यानी कि 3 आ जाएगा। आप बच्चे जब कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे माइनस करते हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर आपने जैसे कि उल्टा माइनस कर दिया तो आंसर नहीं आएगा, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा, बिकॉज माइनस का भी स्क्वायर आपके पास प्लस वाली नंबर मिलती हैं और प्लस का भी प्लस वाली ही मिलती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास AB इज इक्वल टू CD आ जाता है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई है। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है AD और BC को। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, AD को कैलकुलेट कर लेते हैं। AD दैट मीन्स हम यहाँ पर 1 में से 0 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दोबारा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर किया तो हमें मिलता है 1 प्लस 1 दैट इज √2। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं BC। तो BC के लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपके पास वैल्यूज हैं
ठीक है, BC तो 4 - 3 का स्क्वायर किया, फिर उसके बाद 1 - 0 का स्क्वायर किया, तो 4 - 3 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 मिला और 1 - 0 का होल स्क्वायर भी 1 मिला, तो √2 हमें मिल गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास इन दोनों की वैल्यू कैसी होती है, इक्वल आ जाती है। क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाता है ये हमारे पास कि AD = BC। क्लियर बच्चा। तो ये जब दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, बाय इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी सी हियर दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं क्या, कि ABCD जो है वो कैसा है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की कंडीशन फुलफिल हो गई है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो हम लेकर आएंगे इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।